So we'll start with question number 4 of physics P4. ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 वाला आपका क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना होता है, राइट? सो वी यूजुअली हैव टू जस्ट डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट. तो जब आपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन का आता है ना क्वेश्चन, तो हम लोगों ने कुछ चीजें जहन में रखनी है और ये वाला एक पैटर्न होता है. वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. सबसे पहले आपको होती है, इट्स अ 6 मार्क क्वेश्चन जिसमें डायग्राम और एपरेटस वो आपसे कहता है. दो वहां पे ऑप्शन दी होती है कि यू मे ड्रॉ द डायग्राम बट यू मस्ट ड्रॉ द डायग्राम फॉर दैट. फिर उसके बाद वी हैव टू डिफाइन द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स में 3 तरह के वेरिएबल्स होंगे: इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड अ कांस्टेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम मैन्युअली वेरी करते हैं खुद से. और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वेरी करोगे तो द डिपेंडेंट वेरिएबल विल ऑटोमेटिकली change according to that. And the constant or the fixed variable is the one which we have to keep it fixed throughout the experiment. फिर उसके बाद वेरिएबल्स डिफाइन करने के बाद we have to just explain the methodology. मेथोडोलॉजी के बाद हम क्या कहते हैं, टेबल ऑफ रिजल्ट्स या जो कॉलम हेडिंग्स वगैरह वो वाला पार्ट कर देते हैं. और लास्ट में हमारे अच्छा जो टेबल ऑफ रिजल्ट्स होगा इसमें यू हैव टू मेक श्योर कि आप हेडिंग्स के साथ साथ यू मस्ट डिफाइन द यूनिट्स एज वेल. ठीक है, एंड एट द लास्ट we have to deal with the result analysis or the graph. ठीक है, तो we don't have to draw the graph, it's not a must. मगर आप उसको सिर्फ ये डिफाइन कर देते हो कि आप x एक्सिस पे क्या लोगे और आप y एक्सिस पे आप क्या कंसिडर कर रहे होगे. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ठीक है, सो अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं लेट्स जस्ट डिस्कस दोस्त, ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि ये इनको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है. ठीक है, तो ये हमारे पास है. ओके, ग्राफ बेस्ड ये. ठीक है, ओके अभी एक पहले मैं एक हीट वाला थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, फिर उसके बाद आई ट्राई कि एक काइनेमेटिक्स बेस्ड वाला एक्सपेरिमेंट जो है वील ट्राई टू डू दैट. फिर वो काइनेमेटिक्स के बाद वील डू अ लेंसेज वन, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज कही थी कि इस दफा चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि आप लोगों को लेंसेज या लाइट में से कोई क्वेश्चन P2 में नहीं आया. तो आपको जो एक्सपेरिमेंट आएगा क्वेश्चन नंबर 4 वो लेंसेज बेस्ड भी हो सकता है. ठीक है, और जो वो एक रे डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस होते थे जिसमें हमने रेज वगैरह ज्वाइन करनी होती हैं, तो उस टाइप का भी एक क्वेश्चन जो है वो बहुत एक्सपेक्टेड है. सो द क्वेश्चन इज कि water is heated from room temperature to its boiling temperature in a glass beaker. Plan an experiment to investigate if the time taken for the water to reach its boiling temperature depends on the diameter of the water surface exposed to the air. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ना जिसमें आपको वो ये कह देता है कि प्लान एन एक्सपेरिमेंट to investigate if the time taken for the water to reach to its boiling temperature. इसी स्टेटमेंट के अंदर से we have to identify the independent variable and the dependent variable. तो इंडिपेंडेंट कोई मुझे बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कौन सा होगा यहाँ पे. So it's going to be the exactly. So it's going to be the diameter of the water surface exposed to the air. ठीक है, सो हम लोग जो है हम डायमीटर को चेंज करेंगे और वी विल measure the time taken for the water to reach to its boiling temperature. So जो time taken होगा that will be the dependent variable. ठीक है,
Now we are provided with a supply of cold water, a set of glass beaker of different sizes, a Bunsen burner, a tripod stand, and a gauge and a measuring cylinder. ठीक है? So you may use any other common laboratory apparatus. So ये वो सारी बातें जो मैंने आपको अभी बताई है ना शुरू में, कि आप लोगों ने क्या कहते हैं, सबसे पहले जीरो। तो डायग्राम apparatus है, then we have the variables, ठीक है, और variables के बाद we have the methodology and stuff. So let's just look into this. So हमने सबसे पहले let's just define with our variables. Variables में हमने कहा है कि जो independent variable होगा, independent variable is going to be the diameter. So it's going to be the diameter of beaker. ठीक है? So diameter of the beaker, इसको हम small d से denote कर देते हैं, और ये हमारे पास सेंटीमीटर. ठीक है? डायमीटर भी हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और द सरफेस एरिया ऑफ द वाटर दैट इज एक्सपोज टू द एयर. सो आपके पास सरफेस एरिया भी डिपेंडेंट वेरिएबल आप कह सकते हो उससे भी. ठीक है? तो अगर आपने दोनों में से कोई भी मेंशन किए होंगे तो बोथ आर करेक्ट. अच्छा, फिर आ जाती है बारी डिपेंडेंट वेरिएबल की. ठीक है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल इज गोइंग टू बी द टाइम टेकन फॉर वाटर टू रीच बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है? सो टाइम टेकन फॉर द वाटर टू रीच इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर. तो टाइम हमारे पास हम लोग सेकेंड्स में मेजर कर लेंगे. ठीक है? अब बारी आ जाती है, लेट्स जस्ट लुक एट द एपरेटस एज वेल. ठीक है? सो एपरेटस के अंदर अब अगर आप गौर करो तो हमारे पास एक बीकर दिया हुआ है उसने. ठीक है? सो ये हमारे पास बीकर आ गया. अभी हम एक आउटलाइन सी एक स्केच अपने ज़हन में बना लेते हैं कि हम लोग करेंगे क्या. सो बीकर के अंदर वी हैव वाटर. जो बीकर आप प्लेस करोगे, सो वी प्लेस द बीकर ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, राइट. तो ये बीकर आ गया, एंड वी हैव प्लेस्ड द बीकर ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड. ये मेरे पास ट्राइपॉड आ गया. ठीक है? ओके. ट्राइपॉड स्टैंड के साथ नीचे मैंने प्लेस कर दिया एक बंसन बर्नर. ठीक है? बिकॉज हमने इसको हीट करना है ना, जो भी वाटर या लिक्विड होगा उसको हम हीट करेंगे. ठीक है? अच्छा, अब वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ थर्मामीटर. तो ये आपने एक थर्मामीटर शो कर दिया. अब आप कोई थर्मामीटर ऐसे हवा में तो नहीं लटकता हुआ छोड़ सकते. तो थर्मामीटर को होल्ड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वी यूज अ क्लैम्प स्टैंड फॉर दैट पर्पस. ठीक है? तो ये क्लैम्प स्टैंड. अच्छा, एक चीज याद रखो कि जो क्लैम्प स्टैंड होता है, क्लैम्प स्टैंड थर्मामीटर को होल्ड करने के लिए यूज होता है, या फिर क्लैम्प स्टैंड मीटर रूल को भी होल्ड करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है. ठीक है? अच्छा, अब इससे हमें आइडिया तो हो गया. अब हमारे पास डिफरेंट साइज के बीकर्स पता है. हम लोगों ने टाइम भी मेजर करना है. टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? टाइम मेजर करने के लिए वी विल बी यूजिंग अ स्टॉप वॉच फॉर दैट पर्पस. ठीक है?
सो टाइम के लिए हमने एक स्टॉप वॉच, सो ये एक जनरल सा, अब हम लोग बेसिकली उसने हमसे ये कहा था कि यू हैव टू इन्वेस्टिगेट टाइम फॉर वाटर टू रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो वाटर जो है इट हैज बीन हीटेड फ्रॉम द रूम टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अब आपने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए कि जो आपका बीकर का जो डायामीटर है, ठीक है, दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज बीकर का साइज हम खुद वेरी कर सकते हैं, राइट। तो वी कैन वेरी द साइज ऑफ द बीकर आवरसेल्फ। तो हमारे पास लेट्स से एक और बीकर है, यू डोंट नीड टू ड्रॉ लाइक टू डिफरेंट बीकर्स या वो, आप खाली इस तरह भी वैसे, तो बट ये फॉर जस्ट फॉर योर आइडिया, तो ये हमारे पास एक डिफरेंट डायमीटर का जो है ना एक और बीकर होगा, तो हम इसके थ्रू भी वी विल बी लुकिंग इनटू दैट। सो अब वेरिएबल्स के बाद मैंने आपसे कहा था कि नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द मेथडोलॉजी, ठीक है। मेथडोलॉजी में आप इसको क्या एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। सो मेथडोलॉजी में हम इसको बताएंगे कि हाउ वी विल बी परफॉर्मिंग, और हम लोग अपनी रीडिंग्स को कैसे मेजर करेंगे, क्या इंस्ट्रूमेंट को हम कब यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है, ओ अब में से मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि अभी हमने कांस्टेंट वेरिएबल नहीं डिफाइन किए थे, तो कांस्टेंट वेरिएबल कौन सा होगा। देखो ये दो वेरिएबल्स जो है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो हो गए, कांस्टेंट बाकी के वेरिएबल्स जो है दे मस्ट बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेरिएबल में हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, एक तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। आपके पास जो वॉल्यूम होगा ना वाटर का, हर एक्सपेरिमेंट में वी विल बी यूजिंग द सेम अमाउंट और द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर in every experiment. So volume of water should be kept constant. आपका जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है दैट शुड बी ऑल्सो केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। सो सराउंडिंग टेम्परेचर, सो ये भी हमारे पास आ गया। सो वी हैव these two as the constant variable, ठीक है। ओके, सो अब हम इसको बता देते हैं कि हम ये जितने वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए हैं, जैसे जो डायामीटर है, तो हम डायामीटर को कैसे मेजर करेंगे, टाइम कैसे मेजर करेंगे, और अगर वॉल्यूम है वाटर का तो वो आप कैसे मेजर करोगे, ठीक है। और स्टॉपवॉच कब ऑन होगी कब ऑफ होगी, ये सारी डिटेल्स जो है ये हम इसमें इसको एक्सपेरिमेंट में इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके, अब आप मुझे सबसे पहले तो हाउ वी विल मेजर द डायमीटर ऑफ अ बीकर, बीकर का डायमीटर मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। सो हाउ कैन बी मेजर द डायमीटर ऑफ अ बीकर, तो डायमीटर को मेजर, सो डायमीटर का जो एक मिनट, हाँ दूसरा योर माइक वाज ऑन बेटा, ठीक है। सो अब डायमीटर को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। सो वी विल measure the circumference of the beaker first, ठीक है। So measure the circumference of beaker using a measuring tape, measuring tape, ठीक है। तो आपने जो भी बीकर है उसके अराउंड मेजरिंग टेप को रैप कर देना है, व्हेन यू रैप इट तो यू विल गेट द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट बीकर। फिर वंस यू हैव द सर्कमफेरेंस ऑफ बीकर तो वी कैन फाइंड द डायमीटर यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। फाइंड डायमीटर
ऑफ बीकर। ठीक है, कैसे? सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है? यू कैन जस्ट प्रोवाइड हिम विद द फॉर्मूला। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी होता है या 2 पाई आर होता है ना। तो आप यहाँ पे बेशक पाई इंटू डी लिख दो, तो ये इधर जाके डिवाइड होके तो ये यहाँ से आपके पास डायामीटर निकल आया। सो हमने ये बता दिया कि हम लोग सर्कमफेरेंस को कैसे, वो उसका जो डायामीटर है वो कैसे मेजर करेंगे। सो जो डायमीटर होगा दैट विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस ओवर डी। ठीक है, या वेरिएबल्स भी बता सकते हो, सर्कमफेरेंस ओवर पाई। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, उसके बाद टाइम से पहले ना हम इसको ये बता देते हैं कि वी विल मेजर अ फिक्स्ड अमाउंट, या वी विल मेजर, ठीक है, अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। तो आपने मेजरिंग सिलेंडर यूज करना है टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये होता है आपका मेजरिंग सिलेंडर ना। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें आप इसके थ्रू मेजर कर लोगे। सो मेजर अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर यूजिंग अ, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर एंड ट्रांसफर कर दोगे, एंड ट्रांसफर इट इनटू द बीकर। ठीक है, फिर आपने उसके बाद अगर आप ये लिखना चाहो कि अरेंज द apparatus एज शोन इन द डायग्राम, मतलब ये है कि आपने जो बीकर है उसको ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर प्लेस कर देना है। वो सारा वो अगर आप नहीं भी लिखते ना, और अगर आपने वो डायग्राम बना दी हुई है, तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हो कि अरेंज द apparatus, ठीक है, एज शोन इन द डायग्राम। अरेंज apparatus as shown in diagram। ठीक है, ओके। अब आपने उसके बाद उसको ये कर कह देना है कि व्हेन वी स्टार्ट, अब हम लोग जैसे ही बर्नर ऑन करेंगे, ठीक है, एज बर्नर इज टर्न्ड ऑन, जैसे ही आप बर्नर ऑन करोगे तो स्टार्ट द स्टॉपवॉच। ठीक है, तो आपने स्टॉपवॉच ऑन कर दी जैसे ही आपने बर्नर ऑन किया। ठीक है, एंड यूजिंग थर्मामीटर, thermometer as water reaches 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री का मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर जो है ना, जैसे ही वो रीच करेगा तो टर्न टर्न ऑफ द स्टॉप वॉच। ठीक है, तो ये अब हम लोग क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमने मेथोडोलॉजी में उसे बता दिया कि हम लोग डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे। फिर हमने उसको ये बता दिया कि हम वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे फाइंड करेंगे। फिर हमने उसको ये भी बता दिया कि हम टेम्परेचर को थर्मामीटर के थ्रू क्या कहते हैं मेजर करेंगे। फिर हमने उसको ये बता दिया कि हम टाइम कैसे रिकॉर्ड करेंगे for the water to reach until its boiling temperature। ठीक है, so turn off the stopwatch, hence time taken। ठीक है, hence time taken for water to reach boiling
पॉइंट नोटेड। ठीक है, यहां तक ये क्लियर है सबको? ठीक है, उसके बाद अब आप अगली बात उसे क्या बताओगे? ठीक है, अच्छा, अब उसने आपसे ये कहा हुआ था कि वी हैव टू परफॉर्म इट विद डिफरेंट डायामीटर बीकर। ठीक है, सो अब हम अगली स्टेटमेंट ये लिख देंगे कि रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर 3 डिफरेंट डायामीटर ऑफ बीकर। सो रिपीट 6 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसने आपको लिमिटेशन नहीं दी हुई ना, तो ऑन अ सेफर साइड रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर 6 different diameter of beaker। ठीक है, एंड नोट टाइम टेकन। ठीक है, सो अच्छा, इसके बाद ये मेथोडोलॉजी आपको समझ आ गई? सो मेथोडोलॉजी में हमने ये बताना होता है कि जो जो वेरिएबल्स आपने डिफाइन की हैं वो वेरिएबल्स को आप कैसे मेजर करोगे। ठीक है, और आप एक्सपेरिमेंट को किस तरह से परफॉर्म करोगे। ठीक है, अच्छा, लास्ट में अब मेथोडोलॉजी के बाद मैंने आप लोगों से अगली बात क्या कही थी कि मेथोडोलॉजी के बाद वी हैव टू प्रोवाइड हिम विद व्हाट। ठीक है, मेथोडोलॉजी के बाद आ जाते हैं टेबल ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, एंड नो टाइम टेकन इन अ टेबल। तो अब हम वो टेबल की, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कॉलम हेडिंग्स देनी होती हैं, यू डोंट नीड टू प्रोवाइड हिम विद एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यूज फॉर दैट। तो ये आ गया ये। अच्छा, अब मुझे बता सकते हैं कोई कि क्या क्या कॉलम हेडिंग्स होनी चाहिए? देखो, डायमीटर सर एक मेजर कर, डायमीटर एक टाइम। एग्जैक्टली एक डायमीटर ले सकते हो और एक आप टाइम ले सकते हो। अगर आप कोई एडिशनल देना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर सर्कमफेरेंस एज वेल, बिकॉज डायमीटर से पहले आप उसका सर्कमफेरेंस ले रहे थे ना। तो आप सर्कमफेरेंस दे दो इधर सेंटीमीटर, फिर आप उसको डायमीटर दे दो सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको टाइम टेकन बता दोगे इन सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा, एज अ प्रिकॉशनरी आप ये भी कह सकते हो कि या तो आप डायामीटर को 2 दफा मेजर करो और उसकी एवरेज वैल्यू ले लो, या हर बीकर का जो टाइम आप नोट कर रहे हो वो 2 दफा लेके तो टाइम का एवरेज ले लो। ये आपकी मर्जी है। तो अब आपने देखा है, आपने कॉलम की हेडिंग्स दे देनी है और साथ में उसके यूनिट्स दे देने हैं। तो यू कैन जस्ट सिंपली राइट डायमीटर। अच्छा, सो एक ये एडिशनल के तौर पे मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूं। वैसे ये बात आपके क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में भी अक्सर वो पूछ देते हैं ना कि बताओ हाउ कैन वी रिड्यूस द एरर। ठीक है, तो एरर के चांसेस रिड्यूस कर, एरर की रीडिंग डी में अगर आता है, ठीक है, ओके, मेजर डायामीटर ट्वाइस एंड टेक एवरेज। दूसरा एरर आपका टाइम के अंदर भी तो आ सकता है ना। टाइम में एरर ह्यूमन रिएक्शन एरर होता है। जब आप स्टॉप वॉच ऑन या ऑफ करते हो ना, तो ह्यूमन रिएक्शन एरर होता है। तो टू रिड्यूस ह्यूमन रिएक्शन एरर, तो व्हाट वी कैन डू, सो टू रिड्यूस, ये एडिशनल मैं आपको बता रहा हूं, ह्यूमन रिएक्शन एरर। ठीक है, मेजर द टाइम, measure time twice and take the average, take the average। ठीक है,
सो ये आपने, अच्छा लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि ना रिजल्ट्स वगैरह को, रिजल्ट्स की ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट्स वगैरह हम लोगों ने, जिसमें रिजल्ट्स और ग्राफ मैंने आपको कहा था। तो देखो, जोन सी आप कॉलम हेडिंग्स देते हो ना, क्या कहते हैं इसमें, ये टेबल में, इन्हीं के ही हमने ग्राफ, और बेसिकली अगर हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी कर रहे थे ना, तो हम लोग डी और टी का ही ग्राफ करेंगे। ठीक है, सो आप उसको बता दो प्लॉट, और हमेशा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वाई एक्सिस पे लेते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो आप उसको बता दो प्लॉट अ ग्राफ ऑफ, ठीक है, टाइम टेकन टी, ठीक है, टू रीच बॉइलिंग पॉइंट ऑन वाई एक्सिस against the diameter d of beaker on x axis। ठीक है, ये कंपल्सरी ऐसे ही आपने देना होता है कि जोन से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। और एक स्टेटमेंट और लिख दो जिसका आपको मार्क क्लास में मिलता है, तो आप ये कर दो कि कंपेयर रीडिंग्स ऑफ दी, मतलब डायमीटर, एंड टी फ्रॉम टेबल टू आइडेंटिफाई रिलेशन, आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, बिटवीन वेरिएबल्स। हाँ जी, ये बात समझ आ गई सबको कि एक्सपेरिमेंट का अगर एक क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है, तो एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन में सबसे पहली चीज होती है आपकी डायग्राम, एपरेटस और वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स में तीन होते हैं, एक इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कांस्टेंट। सर अब म्यूट हो गए। सर अब म्यूट हो गया। तो जी जी, आवाज आ रही है? जी सर। आ जा रही है। अब वहाँ पे खेलते हैं हमें कि तीन वेरिएबल जो कि हम उनके नाम लिए थे, अब तो म्यूट हुआ। एक मिनट। हाँ जी, ठीक है। सो ये यहां तक हो गया हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, बाकी आपने उसको डायग्राम और एपरेटस में बता दिया, फिर आपने उसको मेथोडोलॉजी में बताया कि बीकर का सर्कमफेरेंस मेजर करो, मेजरिंग टेप से डायमीटर निकलेगा, फॉर्मूला से सर्कमफेरेंस को पाई की वैल्यू से डिवाइड करो, वॉल्यूम ऑफ वाटर मेजरिंग सिलेंडर से लो, फिर उसको बीकर में ट्रांसफर करो, अरेंज कर दो एपरेटस को डायग्राम के मुताबिक, और बर्नर जो है उसको ऑन करोगे, फिर स्टॉप वॉच ऑन करोगे, तो थर्मामीटर से रीडिंग लोगे, जैसे ही वाटर 100 डिग्री पे पहुंचेगा तो यू विल टर्न ऑफ द स्टॉप वॉच, आपके पास टाइम निकल आएगा फॉर द वाटर टू रीच द बॉइलिंग पॉइंट। फिर आपने रिपीट करना है एक्सपेरिमेंट फॉर 6 डिफरेंट डायमीटर ऑफ द बीकर, और corresponding values of time taken you will note down, then you will draw the table, और टेबल में आप उसको वैल्यूज बता, वो वैल्यूज नहीं दोगे, सिर्फ कॉलम हेडिंग्स दोगे विद देयर यूनिट्स। फिर एट द एंड आपने जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे आप उसे ये बता दो कि डायमीटर, हर डायमीटर को 2 दफा लेके एवरेज लो, और टाइम का ह्यूमन रिएक्शन एरर रिड्यूस करने के लिए उसको 2 दफा लेके एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके, तो उसके बाद यू कैन जस्ट टेक द एवरेज। ठीक है, सो हाँ, ह्यूमन रिएक्शन एरर
repeat experiment and measure टाइम ट्वाइस एंड टेक द एवरेज। और फिर आपने उसको ग्राफ का बता देना है कि वाई एक्सिस पे आप जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट करोगे, एक्स एक्सिस पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमारे केस में एक्स एक्सिस पे हमने डायमीटर और वाई एक्सिस पे वो, फिर आपने ग्राफ लेके तो कंपेयर कर लो रीडिंग्स वगैरह को, ग्राफ को स्टडी कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या करना था। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो अब ये आइस क्यूब्स वाला इसकी बजाय मैं कुछ थर्मल से रेलेवेंट की बजाय एक और कर लेते हैं, ये लेंसेज वाला, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो लेट्स जस्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको कहता है कि स्टूडेंट हैज अ, इस वाले की मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत चांसेस हैं कि आप लोगों को लेंसेज पे बेस करता हुआ जो है ना एक्सपेरिमेंट आ जाए। So a student has a converging lens and needs to determine its focal length. Plan an experiment that will enable the student to measure an accurate value for the focal length f of the lens. The focal length f of a lens can be calculated using the equation this। ठीक है, तो अब आपको एक्सपेरिमेंट में वो क्या कह रहा है, measure an accurate value for the focal length f of the lens। सो हमने एक्सपेरिमेंट में फोकल लेंथ फाइंड करनी है, और ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा जिसमें f इज इक्वल्स टू यू वी ओवर क्या कहते हैं u प्लस v, वेयर u इज द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, u इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, v क्या है, v इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस्ड इमेज ऑफ द focused image of the object and the lens. Figure 4.1 shows some of the apparatus available. So experiment में ये चीज समझ आ गई कि एक्सपेरिमेंट में हम लोग बेसिकली वी वांट टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, तो हम ये करना चाह रहे हैं, और फोकल लेंथ के लिए हम लोगों ने ये किया है कि इमेज का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम द लेंस। तो अब कुछ थोड़ा थोड़ा सा अब हम लोग ना इसको ब्रेक करके, अभी कोई मुझे ये बता सकते हैं कि एपरेटस में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा एडिशनल एपरेटस में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। ठीक है जी, हाँ जी, एनीवन प्लीज। ये लैंप आपके पास लाइट का सोर्स है, ये आपके पास वो कह रहे हैं कि ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट होल कट इनटू अ पीस ऑफ कार्ड। ठीक है, और लैंप को हमने ये पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये लैंप से जो है वो लाइट निकलेगी इस तरह हर तरफ से, ऐसे ही है। ये जो लाइट है ना, लाइट से क्या होता है, एक फोकस्ड रे ऑफ लाइट आपके पास आएगी। ठीक है, ये लेंस है, ये जो फोकस्ड रे ऑफ लाइट एक इधर से आएगी और एक इधर से, ये दो रेज ऑफ लाइट आएंगी। मैं इनके दरमियान में ना एक, वैसे जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन मैं बना देता हूं। सर एक दफा ना वो डाइवर्जिंग लेंस का भी डायग्राम समझा देगा, लेकिन उसमें रेस किस तरह पास करती है। ठीक है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास आ गया प्रिंसिपल एक्सेस की एक, मैंने एक अपने वे में ना, एक ये जो ऑरेंज वाली जो डैश्ड लाइन है मैंने वो बना दी। ये जो दो रेज ऑफ लाइट आएंगी, ठीक है, आगे कहीं पे आपके आएगा एक फोकल पॉइंट। ठीक है, इसका होगा, ये फोकल पॉइंट होगा, लेंस की दोनों तरफ होता है ना फोकल पॉइंट होता है। तो ये जो रेज आएंगी, दे विल पास थ्रू द, ठीक है, फोकल पॉइंट, और आगे मुझे क्या प्लेस करना चाहिए, आई नीड टू प्लेस अ सॉर्ट ऑफ अ, अच्छा, आपको ये रेज डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये प्रोसेस हो क्या रहा है और हो कैसे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस का यही काम होता है ना
कि रेज ऑफ लाइट आती है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, दे पास थ्रू द फोकल पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद जो है वो रेज जो है वो आगे आपने यहाँ पे एक स्क्रीन प्लेस कर दी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक फोकस्ड इमेज प्रोड्यूस होनी चाहिए ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सो ये यहाँ पे ये जहां पे रेज ये स्ट्राइक करेंगी तो इतने पार्ट के अंदर आपके पास ये एक इमेज प्रोड्यूस होगी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, फोकस्ड इमेज होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आपने बेसिकली तो उसने फॉर्मूला रिलेशन आपको बता दिया कि फोकल लेंथ का आपका फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू यू वी ओवर यू प्लस वी। आप मुझे ये बता सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेजर कैसे करेंगे हम? हाँ, डिस्टेंस कैसे मेजर होगा? एक मिनट यार, कोई सर मीटर रूल या फिर स्केल से। someone was trying to enter। हाँ हाँ, मीटर रूल यूज करेंगे, एग्जैक्टली exactly। तो एक बात याद रखो बेटा, हम लोग मीटर रूल कब यूज करते हैं, और मेजरिंग टेप, अक्सर आप लोगों को इस चीज में भी होती है ना कंफ्यूजन। तो बेटा जब आपका फ्लैट सरफेस होता है ना, ठीक है, तो फ्लैट सरफेस के लिए यू कैन आइदर यूज अ मीटर रूल और यू कैन यूज अ मेजरिंग टेप फॉर दैट, ठीक है। दूसरा, अब जैसे डायमीटर लेना था मेजरिंग सिलेंडर का, तो वी कैन नॉट measure the diameter using a micrometer or a vernier caliper because micrometer और vernier calipers जो है वो बहुत छोटे डायमीटर्स को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे वी विल बी यूजिंग अ मीटर रूल। तो आपको डिस्टेंसेस मार्क करने होंगे कि यू क्या है, स्क्रीन ये है, तो आपके पास ये जो डिस्टेंसेस मैं एरो से मार्क कर रहा हूं ये यू है, मतलब ऑब्जेक्ट आपका लैंप है। तो आपका लैंप या जो कार्ड वाला जो पार्ट है वो है बेसिकली ना। तो ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस के सेंटर तक आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू आपने मार्क कर देना है, और वी आपका इमेज डिस्टेंस होगा। एक मिनट, who else is just trying to जी। तो अब हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u आ गया फ्रॉम द लेंस, ठीक है, लेंस और कार्ड के दरमियान u मार्क कर दिया, और v आपका क्या आ गया यार, और v ये आ गया, और ऊपर यहाँ पे आप एक ड्रॉ करके दे दो उसे, ये एक मीटर रूल मैंने, ठीक है, और साथ में आप उसको ये बता दोगे कि ये आप रीडिंग कैसे ले रहे हो ना, ठीक है। तो ये आपका v वाला डिस्टेंस आ गया, या जिसको हम इमेज डिस्टेंस कह रहे थे, ठीक है। सो ये समझ आ गई, ये हमारे पास इमेज वाला डिस्टेंस है, और ये आपके पास u वाला डिस्टेंस है। इसके लिए भी आप एक और बेशक यहाँ पे मीटर रूल प्लेस करके, तो ये आप ये डिस्टेंसेस इसके थ्रू मेजर करोगे, ठीक है। अच्छा, अब अब बारी आती है, हम लोगों ने जो एक जनरल सा पैटर्न हमने कहा था कि हमारे पास इसमें इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें वैसे बेसिकली आप मुझे ये बताओ कि जो इसमें क्या आप किन्हीं दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन देखना चाह रहे हो? हाँ, क्या आप किन्हीं दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन देखना चाहते हो? नहीं ना। अगर आप किसी दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन नहीं देखना चाहते तो फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहाँ पे नहीं हम लगाते, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने उसको सिर्फ प्रोसेस अब एक्सप्लेन करना है कि अब हमारे पास
प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। अरेंजमेंट आपने उसको बता दी, आप उसको बता दो। ये मीटर रूल को अगेन होल्ड करने के लिए यू कैन जस्ट सिंपली यूज अ clamp stand as well for that, ठीक है। पॉर्डन मी फॉर, मैंने डायग्राम इधर ही कर दी है, बट आप लोगों को नए सिरे से जो है ना, जो नीचे डायग्राम की स्पेस दी होगी, आपने उसको नए सिरे से ड्रॉ करके तो वहां पे एक्सप्लेन करना है। अब हमने इसको पूरा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, कि हम लोग कैसे करेंगे। अच्छा, तो अब आप ये कहोगे कि या तो आप उसको प्रोसेस में पूरा, अ स्क्रीन इज प्लेस्ड टू राइट साइड ऑफ लेंस, ठीक है। सो हमने स्क्रीन को राइट साइड पे प्लेस किया था, या आप जनरली, मैंने आपको ये जो कही थी एक स्टेटमेंट कि अरेंज द apparatus as shown in the diagram, so you can start with that as well. Arrange apparatus as shown in diagram, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हमने जो लेंस की पोजीशन है ना, उसकी लेंस की जो पोजीशन है, वी कीप इट अ लिटिल, क्या हुआ, अच्छा, somebody else was trying to, अच्छा अब आप उसको ये बता दो, ठीक है, कि प्लेस लेंस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एंड मूव द लेंस until a focused image is produced on screen, ठीक है। तो आपने apparatus अरेंज किया, आपने क्या करना है, लेंस को थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव करो, ठीक है, and move the lens left right until a focused image is produced on the screen, ठीक है। and how we produce a focused or a sharp image, तो sharp image के लिए आपको स्क्रीन को भी मूव करना पड़ सकता है, ठीक है। सो आप उसको बता दो कि मूव द स्क्रीन टू प्रोड्यूस अ शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद आप ये कहोगे कि जैसे ही आपके पास वो शार्प इमेज प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। सो वंस यू हैव अ शार्प इमेज, तो उसके बाद मेजर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, measure the distance of object from lens and distance of image from the lens using a, and distance of image from lens using a मीटर रूल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये करोगे कि पुट द वैल्यूज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था u एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज था v, तो आप उसके ये बता दो कि पुट द वैल्यूज ऑफ u एंड v in formula,
फॉर्मूला, ठीक है। तो f इज इक्वल्स टू, तो द फॉर्मूला क्या था, f इज इक्वल्स टू, उसने दिया हुआ था ना आपको फॉर्मूला, तो व्हाट वाज द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला था f इज इक्वल्स टू, तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दोगे और इसके बाद आप उसको ये भी बता दो कि हम लोग रिपीट कर लेते हैं, रिपीट मतलब हम u को चेंज करेंगे, ठीक है, एंड वी विल मेजर द v अकॉर्डिंगली, तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एट द एंड आप उसकी फोकल लेंथ तो सेम रहेगी ना, तो आप उसको ये कहोगे कि रिपीट द एक्सपेरिमेंट ठीक है 6 times फॉर डिफरेंट values of u and measure v accordingly, ठीक है, accordingly. So repeat the experiment 6 times for different values of u and measure v accordingly. तो focal length जो है take average of all the readings, तो आप जब एवरेज ले लोगे रीडिंग्स का तो उसके बाद आप एक वैल्यू जो है टेक एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ, ठीक है। ताकि सो हम सॉर्ट ऑफ ये कह सकते थे वैसे कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो u था, मतलब हम लेंस को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा के v को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहे थे। तो अगर आप चाहो तो आप वैसे कह सकते थे कि इस केस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास u है, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारे पास v है, और जो कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट हमने क्या चीज रखनी है, कांस्टेंट हम रखेंगे वी विल बी यूजिंग द सेम लाइट सोर्स, ठीक है, सेम लाइट सोर्स एंड प्रोवाइड सेम पावर सप्लाई, सेम पावर सप्लाई टू द लाइट सोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वेरिएबल्स में, और ये नीचे आपकी ये मेथोडोलॉजी आ गई, और मेथोडोलॉजी के बाद टेबल, यस वी डिड नॉट प्रोवाइडेड विद अ टेबल, ठीक है, सो सॉरी फॉर जस्ट स्किपिंग दैट टेबल। तो उसमें हैशटैग और हैश में हमारे पास हम लोग यू लेंगे in centimeter, we will be measuring v in centimeter, and we will be taking the values of f which is the focal length also in centimeter, ठीक है। तो अगर तो वैसे आप ग्राफ की इसमें वैसे जरूरत नहीं भी है, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट वैल्यू देगी ना आपको, और वो हम फॉर्मूला से बेसिकली निकालेंगे। इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा प्लीज गो अहेड, आस्क मी राइट नाउ, दिस इज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे रेलेवेंट आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं एक दफा हल्का सा दोबारा आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ। हमने क्या किया, वी हैव दिस लाइट सोर्स, हमने ये कार्ड में होल्स किए हैं ताकि यहाँ से रेज निकल सके, ठीक है, ये पैरेलल रेज जाएंगी, ये कार्ड की होंगी, ये जो इतना पार्ट नजर आ रहा है ना कार्ड का, ये कार्ड की रेज है जो आगे जाएंगी, वो लेंस को स्ट्राइक करेंगी फोकल लेंथ से गुजरती हुई इमेज, वो स्क्रीन के ऊपर, ये आपकी स्क्रीन है, तो स्क्रीन के ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे और आपके पास एक इमेज प्रोड्यूस होगा। फोकस्ड इमेज प्रोड्यूस करने के लिए आप स्क्रीन को मूव करोगे लेंस से आगे पीछे ताकि यू कैन प्रोड्यूस अ शॉर्ट इमेज
otherwise you can also adjust the यार कौन बेटा if somebody is just किसी को अगर आप लोग कर रहे हो मजाक मजाक में भी तो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है? तो सारों का ही पेपर है, सारों का ही भला होने दो। सो प्लीज कोई एक दूसरे को जो है ना वो मत निकालो आप लोग इस तरह करके। हाँ जी, अभी तक यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बेटा आप लोग मुझसे पूछ लो। ओके, ये समझ आ गई। मीटर रूल से आप लोग डिस्टेंस को मेजर करोगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस लोगे, फिर उसके बाद आपने जो है उसको प्रोसीजर में पूरा बता दिया कि आप u को वेरी करोगे, v उसके अकॉर्डिंगली आप वेरी करके एडजस्ट करोगे। तो बाकी सेम अमाउंट ऑफ लाइट सप्लाई करो, लाइट सोर्स सेम यूज करो, ठीक है? तो ये चीजें जो है वो आपने करनी है, ठीक है? तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डेड लेसन एज वेल, ठीक है? तो आप लोग प्लीज गो थ्रू दैट एज वेल। अच्छा, ये एक वैसे तो मुझे कम लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड भी कुछ आ जाए, ठीक है? तो एक ये वाला भी देख लेते हैं। इसका मैं अब आप लोगों को जल्दी से, क्योंकि वी डोंट हैव, मैं एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो हम जल्दी से लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस वन फर्स्ट। पिछले वाला सबको समझ आ गया ना? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। Okay, so a student investigates average speed of a trolley moving along a horizontal bench. Trolley is placed on a ramp and released from the rest. Some of the apparatus shown in the is used as shown in figure 4.1. मैं ये आप लोगों के साथ ये फाइल भी शेयर कर दूंगा along with the marking scheme, ताकि आप लोग you can go through that. The stopping distance of the trolley is the distance moved by the trolley from the bottom of the ramp until it comes to rest. So we have to plan an experiment to investigate how the average speed of the trolley. तो मैंने आप लोगों को कहा था ना, ये जो स्टेटमेंट होती है, plan an experiment to investigate how average speed of the trolley along the bench until it comes to rest depends upon its mass. तो इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है उसने खुद ही बता दिया वैसे तो स्टेटमेंट में। एनीवन प्लीज आंसर मी दिस बेटा, कोई भी ये जवाब दे दे मुझे। सर क्या आंसर करना है कि इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल होगा और डिपेंडेंट कौन सा होगा? ओ अच्छा सर नहीं पता। सो मास इंडिपेंडेंट ले लेते हैं, क्योंकि उससे खुद कहा है ना कि एवरेज स्पीड डिपेंड्स ऑन द मास अपॉन इट्स मास। सर स्पीड तो इंडिपेंडेंट जो मास होगा वो स्पीड डिपेंडेंट होगी, मास इंडिपेंडेंट होगा। मास इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है? और बाकी वेरिएबल्स क्या होने चाहिए जिनको हम फिक्स रखेंगे? तो रैंप की जो हाइट है अबव द सरफेस, आप उसको करो, सेम पोजीशन से आप ट्रॉली को रिलीज करोगे, ठीक है? और स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द ट्रॉली इज द डिस्टेंस वो तो सेम रहेगी ना जो पोजीशन ऑफ द स्टैंड है। जी हाइट ऑफ द स्टैंड सेम रहेगी ना, वो भी हाइट, वो आपका कांस्टेंट वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है? अब देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो भी वेरी करेगा, और स्टॉपिंग डिस्टेंस उसने कहा है you have to take from the bottom of the ramp until the point where the trolley stops. तो अगर let's say ट्रॉली इधर रुकी है, ठीक है, तो रैंप पे एक स्टार्टिंग पोजीशन मार्क कर लो, ये स्टार्टिंग पोजीशन होगी, या जो उसने मार्क की हुई है ना उसी को ले लेते हैं, क्योंकि ये हम ना इसके ट्रॉली को इसके सेंटर पे रख देंगे। ये स्टार्टिंग पोजीशन है, और ये जहां पे ये रुक गई होगी ए और बी, ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है। डिस्टेंस मेजर करने के लिए वी विल बी यूजिंग अ मीटर रूल फॉर दैट पर्पस। ये आपके पास आ गया एक मीटर रूल, ठीक है? और आप उसको मार्क कर दो, ये डिस्टेंस डी है एंड डी इज योर स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम ना, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस तो मीटर रूल से निकल आएगा। टाइम कैसे निकलेगा?
टाइम के लिए हम लोग स्टॉप वॉच यूज करेंगे, ठीक है। तो टाइम निकल आएगा, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, और ये आप उसको बता दो पोजीशन वेयर वेयर टाइम जो है वो आपका, नहीं वो भी डिपेंडेंट है ना, तो वो डिपेंड कर रहा है कि आप बारी बारी ना ट्रॉली के ऊपर मास रखोगे, तो इंक्रीज करके, तो फिर तो टाइम विल आल्सो बी द डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस सिनेरियो। जैसे वो थर्मल वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें भी आपने जो टाइम लिया था वो आपने डिपेंडेंट वेरिएबल बनता, क्योंकि टाइम चेंज हो जाएगा ना, हो सकता है उसे उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो रिड्यूस करे तो टाइम भी रिड्यूस कर जाए, कुछ इस तरह का वो करके, तो वो ठीक है। अच्छा, तो ये आपने उसको बता दी, फिर उसको आप ये बता दो, ये यहाँ पे हाइट ऑफ रैम्प, ये हमने ये डायग्राम पूरी उसको बना के दे दी, और ये मैथ्स आप बता दोगे कि ये मैथ्स आप ये यहाँ पे रख दिए। अब उसी तरह वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं हमने। वेरिएबल्स में हमारे पास कौन कौन से आ गए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आई विल शेयर द फाइल इन द ग्रुप एज वेल, ठीक है। मार्किंग स्कीम के साथ भी भेज दूंगा, जो खुद मैं कर रहा हूँ वो वाली भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा इंशाल्लाह। वुड स्टे, इट विल स्टे द सेम, जो एलिवेशन है ना, यस वो भी कांस्टेंट वेरिएबल होगा हमारा, ठीक है। सो गुड, तो अब हमारे पास इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास मास मास ऑफ ट्रॉली, ठीक है। और मास ऑफ ट्रॉली को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मास होगा ग्राम्स के अंदर, ठीक है। फिर बारी आ जाती है डिपेंडेंट वेरिएबल, मास को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे टॉप पैन बैलेंस, या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी आप यूज कर सकते हो। तो ये ट्रॉली का मास आपने मेजर कर लिया, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल में आपने उसको ये बता देना है स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। सो जितना ज्यादा मास होगा तो चांसेस है उतना आगे जाए, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी आपका वो भी डिपेंडेंट है, आपका जो टाइम है वो भी डिपेंडेंट है, ठीक है। सो आप बता दो कि टाइम टेकन फॉर ट्रॉली टू ट्रैवल फ्रॉम बॉटम ऑफ रैम्प, ठीक है। बॉटम ऑफ रैम्प पे हमारे पास क्या है, बॉटम ऑफ रैम्प मतलब पोजीशन ए से लेके अंटिल इट स्टॉप्स, ठीक है। मतलब स्टॉपिंग पोजीशन उसकी बी, तो टाइम टेकन हम लोग सेकंड्स में लेंगे, t/s मैंने ये यहाँ पे मेजर बता दिया, और तीसरी स्पीड है वो, तीसरा उसकी एवरेज स्पीड इज आल्सो गोइंग टू बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल। सो सेंटीमीटर पर सेकंड में हमारे पास ये निकलेगी, और उसके बाद कांस्टेंट वेरिएबल में आ जाएगा, कांस्टेंट वेरिएबल में आप उसे बता दो। तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज बेटा याद रखो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको अगर 6 मार्क्स का है तो 6 बातें लिखो, अगर आपको 8 पॉइंट्स आते हैं, 9 भी आते हैं, तो आप सारी इंफॉर्मेशन उसको दे सकते हो। तो कांस्टेंट वेरिएबल में आ जाएगा हाइट ऑफ रैम्प, हाइट ऑफ रैम्प, ठीक है, एज सेंटीमीटर, या फिर उसके अलावा एलिवेशन ऑफ रैम्प। एलिवेशन का मतलब आपका रैम्प यू था ना, तो इसका एंगल है एक, वो भी फिक्स्ड होना चाहिए, एलिवेशन ऑफ रैम्प
और तीसरा उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है ना, ठीक है, स्टार्ट पोजीशन ऑफ ट्रॉली फ्रॉम वेयर इट्स रिलीज्ड। ठीक है, सो अब हम इसको बस ये बता देते हैं साथ में, मेथोडोलॉजी में आपने इन्हीं वेरिएबल्स के बारे में बता देना होता है कि आप इसको मेजर कैसे करोगे। ठीक है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो आपका डी है फ्रॉम ए टू बी। तो आप ये मैं इधर लिख रहा हूं ताकि मैं मेथोडोलॉजी में नहीं, वो फिर आप लोग खुद बता देना कि ये मीटर रूल से आप इसको मेजर कर लोगे, और टाइम के लिए आप स्टॉप वॉच यूज कर लोगे। ठीक है, और इसके अलावा जो हमें वैसे एलिवेशन या हाइट की जरूरत नहीं है, मगर अगर एंगल मेजर करना होता तो वी वुड हैव यूज्ड अ प्रोटेक्टर फॉर दैट। ठीक है, और अ डी प्रोबेबली। तो बाकी यस, ये आपने उसको बता देना है प्रोसेस में कि उसके अलावा आप उसको बता दो कि प्लेस अ मास, या पहले आप एम्प्टी ट्रॉली भेजो। फिर मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि मेथोडोलॉजी में आप ये जरूर बताना कि यू विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट फॉर 6 डिफरेंट सेट ऑफ रीडिंग्स एज वेल। तो इस किस्म की ये जो चीजें हैं ये सारी आपने उसे बता देनी है। ठीक है, तो कुछ जनरल से पॉइंट्स में लिख देता हूं कि रिपीट experiment for 6 different masses placed on trolley, और ये भी कि रिलीज ट्रॉली फ्रॉम स्टार्ट पोजीशन। फिर उसके जब आप यूं स्टार्ट करोगे ना कि रिलीज द ट्रॉली फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है, एंड एज द ट्रॉली रीचेस द बॉटम ऑफ द रैम्प, तो वी विल स्टार्ट द स्टॉप वॉच एंड वी विल टर्न इट ऑफ व्हेन इट स्टॉप्स। ठीक है, तो वो, और बाकी इसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत ज्यादा है, तो यू शुड रिपीट द एक्सपेरिमेंट with the same mass twice and take the average of the time। ठीक है, तो वहां से आपके पास वो आ जाएगा। टेबल में आपने क्या क्या दोगे आप उसको, टेबल में आपके पास आ जाएगा डी, ठीक है, टी, और वी का बता दो कि वी कैसे आएगा, डी ओवर टी, और साथ में इसका भी यूनिट आपने लाजमी दे देना। तो ये आपके पास डिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज होंगी। ओह, मैंने मास शुरू में नहीं लिखा, मास इन ग्राम्स एज वेल। ठीक है, तो ये आपकी ये कॉलम हेडिंग्स आ जाएंगी, और ग्राफ को जब प्लॉट करने का आएगा तो आप उसको ये बता दो कि जी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एम ऑन एक्स एक्सिस। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे, और जो दूसरा वेरिएबल जिसको स्टडी करना था विच इज v ऑन एक्स एक्सिस, एंड v ऑन y एक्सिस, और उसको बता दो कि कंपेयर रीडिंग्स ऑफ m एंड v फ्रॉम टेबल। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है तो प्लीज गो अहेड। तो ये सारा आपका ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप के आपको आएंगे। ठीक है, ये भी देख ही लो कि अच्छा ये जनरल सा एक, फिर इसके बाद एक ग्राफ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को, और एक आधा मैंने रेज वाला भी लाजमी करवाना है। Okay, student investigate the factors affecting the bending angle theta of a metal strip। ठीक है, with this time बेटा please read the experiment with me, खुद करो और मुझे आप लोग इस वाले का आंसर करो
बेस्ड ऑन जिस तरह मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई हैं. स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बेंड एंगल थीटा ऑफ अ मेटल स्ट्रिप. ठीक है. The student places a thin straight metal strip on two supports and attaches a mass of weight W to the middle of the strip. The metal strip bends as shown in figure 4.1. ठीक है. So ये दरमियान में हमने mass लगा दिया, metal का strip है. Plan an experiment to investigate the one variable affecting the value of theta. In your plan, you should explain briefly how to carry out. ये वाली तो वही सारी होती है ना, ये कंक्लूजन टेबल, वो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि ये वो पैटर्न. Plan an experiment to investigate one variable that is affecting the variable थीटा. तो थीटा को वेरी जो कर रहा है उसके लिए अब आपने एक एक्सपेरिमेंट जो है ना वो डिजाइन करना है. ठीक है. तो अब आप मुझे जल्दी से बताओ यार, इंडिपेंडेंट क्या लोगे, डिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल लोगे. क्विकली जस्ट टेल मी. एंगल तो उसने खुद कह दी है ना. प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट वन वेरिएबल अफेक्टिंग थीटा. तो मतलब थीटा अफेक्ट हो रहा है किसी वेरिएबल की वजह से. तो थीटा सर बदल नासिर मैथ्स ले लेंगे. यस. तो आप डिफरेंट मैसेज जो है, मैथ्स आपका इंडिपेंडेंट आ जाएगा. ठीक है. और थीटा आपका डिपेंडेंट हो जाएगा. कांस्टेंट वेरिएबल कौन सा होगा इसमें? डी वाला वेरिएबल जो है वो आपका मैथ्स बेटा, वो हमने वैल्यूज नहीं उसको डिफाइन करनी. सर 10 टन ले सकते हैं मैथ्स. मैथ्स आप बेटा थोड़ा ही लेते हो. आपके पास 3 ग्राम्स के होते हैं या मैक्स 10 ग्राम्स के होते हैं, तो आप वो ऐड करके कर सकते हो ना. ठीक है. मतलब आपने डिफरेंट मैसेज लिए, सॉर्ट ऑफ आपने 10 ग्राम ले लिया, फिर 20 ले लिया, फिर 30 ले लिया, फिर 40, फिर 50, 60. तो इस तरह से डिफरेंट मैसेज आप लेके, तो आप थीटा को मेजर करने के लिए वी विल बी नीडिंग अ प्रोटेक्टर और अ डी फॉर दैट पर्पस. और आप उसको ये बता दोगे कि ये आप उसकी रीडिंग कैसे लोगे डी से. ठीक है. और थीटा आपका जो एंगल है वो डिग्रीज में आएगा. तो ये आपका सॉर्ट ऑफ जो है वो, और डी को फिक्स करना पड़ेगा फिर हमें. ठीक है. डी नहीं हमने करना. और मैथ्स जो आप ले रहे हो, मैथ्स को मेजर करने के लिए आप टॉप पैन बैलेंस यूज कर लोगे. ठीक है. और इसके साथ हैंग करोगे ना, ऐड करते जाओगे. पहले 20 करोगे, ये थोड़ा और बेंड करेगा. ठीक है. तो एंगल वेरी करेगा, डी से लोगे, फिर और मैथ्स ऐड कर. इस तरह करते करते में ये आपने ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर देना. तो आई थिंक दैट वाज द सबसे अभी तक का सबसे इजीएस्ट ये वाला ही है जो. फिर एट द एंड आप उसको बता दोगे कि यू आर गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ मास ऑन द एक्स एक्सिस अगेंस्ट थीटा ऑन द वाई एक्सिस. ठीक है. तो ये आपने ये ग्राफ ऐसे प्लॉट कर लेना है और फिर दोनों की रीडिंग्स को कंपेयर कर लोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है. ये समझ आ गई? किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लो अभी. ओके. इज इट इनफ? आप लोगों को लगता है कि अब ये वाले एक्सपेरिमेंट वाले हो जाएंगे आप लोगों से? हाँ जी. ये एक थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी वाला है, इस वाले को भी एक नजर मार देते हैं कि इसमें आप लोगों को पता लग जाए कि अगर एपरेटस वगैरह है तो क्या चीज हमने ऐड करनी है. ठीक है. सो a student attaches a propeller to an electric motor driven by a 0 to 12 volt DC supply as shown in figure 4.1. तो आपसे कहता है कि moving air from the propeller exerts a force on the balance. Plan an experiment to investigate how this force varies with the voltage of the power supply. तो अब डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा जल्दी से बताओ. Following apparatus is available: एक इलेक्ट्रिक मोटर,
इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है, और पावर सप्लाई, अ प्रोपेलर, अ वोल्ट मीटर, ठीक है, प्रोपेलर भी उसने बनाया हुआ है, पावर सप्लाई उसने वो वहां पे दी हुई है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट बताओ, हाउ द फोर्स वेरीज विद द वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई। तो इंडिपेंडेंट कौन सा है? हाँ जी, सो इंडिपेंडेंट आपकी अच्छा, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा आ जाएगा वोल्टेज, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि हम इसकी वोल्टेज को 0 से लेकर 12 वोल्ट तक वेरी करेंगे, जिसमें हम पेंसिल फेंकते थे। चलो बस कर दो, अब तुम लोग सीरियस हो जाओ। अच्छा, और ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तुम लोग बेटा सिर्फ पेंसिल नहीं फेंकते थे, तुम लोगों को बस नहीं चलता था, एक दूसरे को भी जो है ना उठा उठा के फेंको। अच्छा खैर, सो वोल्टेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और फोर्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। अच्छा, अब देखो, वोल्टेज प्रोवाइड करनी है, यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे, वो डीसी सप्लाई है ना, तो मतलब आप एक बैटरी लगाओगे, ठीक है, और ये इसको इसके दूसरे एंड से कनेक्ट कर दोगे। फिर उसके बाद हमने वोल्ट मीटर लगाना है, एक एमीटर भी तो लगा, एमीटर भी लगा ही लेते हैं, ठीक है, तो एमीटर आ जाएगा ये एमीटर लगा दिया। एमीटर हमेशा सीरीज में होता है, ये सीरीज में आ गया, और वोल्ट मीटर जो है वो आप बेशक इनके अक्रॉस लगा दो, इन दो नोड्स के अक्रॉस। ये वोल्ट मीटर आपने पैरेलल में लगा दिया, ठीक है, वोल्ट मीटर पैरेलल में आ गया। प्रिकॉशंस वगैरह के लिए होती है ये चीजें ना, तो ये वहां पे बड़ी यूज होती है। अच्छा, तो ये समझ आ गई, ये आपने उसे बता देना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये प्रोपेलर जो है ये यहाँ से विंड एयर आएगी, ठीक है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से आप इसका मास मेजर कर लोगे, और फिर मास जो है वो बेसिकली वंस यू हैव द मास ऑफ द एयर दैट हिट्स द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, तो उसके बाद आप फोर्स कैसे निकालोगे? फोर्स वेट होगा, तो आप W इज इक्वल्स टू, आप उसको बता दो कि वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू mg, तो आप मास को 9.81 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि आपके पास फोर्स या जो भी वेट है वो निकल आए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो यार प्लीज मुझसे पूछ लो, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट आ गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, ठीक है, फिर उसके अलावा अब आपने इसको बस सारा कांस्टेंट क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है, कांस्टेंट होगा डिस्टेंस ऑफ प्रोपेलर फ्रॉम द बैलेंस, या हाइट ऑफ प्रोपेलर अबव द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, हाइट ऑफ प्रोपेलर अबव बैलेंस, ये हमारे पास आ गया, ये कांस्टेंट वेरिएबल है, सही है, ये समझ आ गई, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने इसको बस प्रोसीजर में ये बता दो, अरेंज द apparatus एज शोन इन द डायग्राम, फिर आप उसको ये बताओगे कि, और कॉलम हेडिंग्स में हमारे पास क्या आएंगी, एक तो वोल्टेज जो हम वेरी कर रहे थे, ठीक है, वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज के बाद आप चाहो तो करंट भी वैसे ले सकते हो बट उसकी जरूरत नहीं, मास आ जाएगा, जो प्रोपेलर ये हवा इस पे छोड़ेगा तो वो मास,
और मास के अलावा यहाँ पे फोर्स आ जाएगी इन न्यूटन। तो आपने डिफरेंट वोल्टेजेस की वैल्यू लेनी है 6 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एम और एफ की ये वैल्यूज को वेरी करोगे। तो मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो ये दो दो के गैप से आप वोल्टेज को वेरी करोगे और फिर आप मास की वैल्यूज और वो फिर एट द एंड आप उसको बता दोगे कि वी विल बी प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ फोर्स ऑन द वाई एक्सिस अगेंस्ट वोल्टेज वी ऑन द एक्स एक्सिस, और आप रीडिंग्स वगैरह को वो मेजर करके, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मैं एक दफा आप लोगों को वैसे वर्डिंग में बता देता हूँ, तो आप उसको ये बताओ कि अरेंज द apparatus as shown in the diagram। सिंपल वर्डिंग यूज करनी है, ठीक है, टू द पॉइंट बात करो। फिर उसके बाद आप उसको ये बताओगे कि supply a 2-volt power supply to the propeller and note down the mass on the electronic balance। ठीक है, फिर उसके बाद आप calculate the force exerted by the propeller or the air on the balance using the formula F is equals to mg। ठीक है, gradually increase the voltage by 2 volt, ठीक है, for 6 different set of values of the voltage and measure the corresponding values of M and F। फिर note down the readings in a table and फिर plot a graph of force on the y-axis against voltage on the x-axis and compare the readings of F and V from the table। ठीक है, तो ये आपका ये सारा एक्सपेरिमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आ गया। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अब मैक्सिमम तौर पे जो है ना इसका आइडिया हो गया कि ये कैसे करना है, क्या करना है। तो ये मैं फाइल आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको खुद भी ट्राई जरूर करना। अब हम लोग एक ग्राफ वाला बेस्ड क्वेश्चन जरूर कर लेते हैं, क्योंकि उसकी एक तो ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन। A student investigates how the period of a pendulum depends upon its length। ठीक है, और the student arranges the apparatus as shown in figure 1.1, clamp the string of the pendulum in the position, the length of the pendulum is the distance from the center of the pendulum bob to the point of support। तो उसने मार्क भी की हुई है। फिर कहते हैं मेजर द डिस्टेंस L ऑन फिगर 1.1। ठीक है, ये वाली मैं फाइल बंद कर रहा हूँ, फिजिक्स P4 वर्कशीट। हाँ, सो वी हैव टू मेजर। तो आप लोगों ने बेटा स्केल वगैरह रखना है। बेसिकली ये पेपर में आपको दिया होगा, आप यहाँ पे स्केल रखोगे अपना, और स्केल से ये यहां से लेकर तो आप ये यहां तक की रीडिंग वो नोट कर लोगे। वो अब आपको स्केल बता सकता है। मैं इधर फॉर द कन्वीनियंस पे फॉर वर्कशीट 3 की पता नहीं मैंने मार्किंग स्कीम नहीं बनाई हुई। अच्छा, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये 6.2 सेंटीमीटर आ गई मेरे पास ना। ठीक है, स्केल से ली मेजर की तो वो आपके पास ये आ गई। Figure 1.1 is drawn to a scale of 1/8 of the full size to determine the actual length L of the pendulum from the point of support to the center of the pendulum bob। तो वो कह रहे हैं कि जो आपकी ये जो ड्राइंग है ना, ये 1/8 है एक्चुअल साइज का। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आपकी एक्चुअल साइज है वो इससे 8 टाइम्स बिगर है। तो आप इसको जो भी रीडिंग आएगी उसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 ये 48 49.6 सेंटीमीटर ये आपके पास। तो P4 का जो पेपर होता है इट्स फार मोर इजियर। फिर वो कहते हैं कि द पीरियड T इज टाइम फॉर वन ऑक्सीलेशन। One oscillation is one complete swing from the middle to one side, through the middle to the other side, and back to the middle
the student adjusts the length of the thread until the length is 15 centimeter. ठीक है? So given the bob a sideway displacement and releases it so that it oscillates, records the time for 10, repeats this procedure 2 more times, and following values for time t for 10 oscillations are recorded. तो ये 10 oscillations के लिए ये टाइम है. तो कहते हैं कि इनकी एवरेज वैल्यू बताओ कितनी होगी. 3 की अगर एवरेज लेनी है आप तीनों को प्लस करोगे और मुझे प्लीज ये बताओ कि इसका आंसर क्या आता है. तो इसकी 3. अगर आप दो वैल्यूज का एवरेज लेते हो तो 7.4 प्लस लेट्स से 7.8, तो वो फिर आप 2 से डिवाइड. अगर आप 5 रीडिंग्स का एवरेज लोगे तो आप उन 500 रीडिंग्स को ऐड करके तो यू विल डिवाइडेड बाय 5. ठीक है? तो ये करोगे तो कोई मुझे बता सकता है कि यार ये कितना आ रहा है. व्हाट इज द आंसर दैट वी गेट? ठीक है, सो वी हैव 7.4 प्लस 7.8 प्लस 7.7 होल डिवाइडेड बाय 3, वी गेट 7.63. प्लीज आप लोग एक बड़ी मिस्टेक करते हो कि आपकी जितनी भी रीडिंग्स दी हुई थी वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है. इसका ये मतलब है कि आप जो आंसर लिखोगे वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए. तो पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, दूसरा ये है. 6 से अगला 5 से छोटा है तो ये 7.6 सेकेंड्स बन गया आपका. ठीक है? कहते हैं स्टूडेंट रिपीट्स द प्रोसीजर इन B1 फॉर डिफरेंट लेंथ 20, 25, 30, 35 और रिजल्ट्स उसने रिकॉर्ड कर लिए. हमारे पास 10 ऑक्सीलेशंस का टाइम आया था 7.6. एक ऑक्सीलेशन का टाइम क्या होगा? 7.6 को 10 से डिवाइड किया तो वी गेट 0.76. मैंने रे डायग्राम वाला भी एक क्वेश्चन करवाना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसके भी बड़े चांसेस हैं जो लाइट वाला है एक क्वेश्चन. तो इसलिए प्लीज ये वेट पेशेंटली. सो 0.76 का स्क्वायर ले लो. तो 0.76 का स्क्वायर मुझे प्लीज बताओ कि क्या आता है. वी गेट 0.5776. अगेन बेटा प्लीज मैंने आप लोगों को कहा है कि यू हैव टू राउंड इट ऑफ. बाकी सारी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में है तो ये आपकी 0.58 होगी. ठीक है? Explain why the student measures the time for 10 complete oscillations rather than for 1 complete oscillation. ठीक है? तो एक तो ये है कि time for 1 oscillation is short. Time for 1 oscillation is short. ठीक है? So more chances of human reaction error. So more chances of human reaction error. ठीक है? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है कि आप अभी स्टॉप वॉच ऑन करो फिर अगले में इंस्टेंट में ही यू हैव टू टर्न ऑफ द स्टॉप वॉच एज वेल. तो ये थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है हमारे लिए. ठीक है? ये बात समझ आ गई है सबको? अच्छा, फिर कहते हैं ऑन द ग्रिड. ये वो है जिसके लिए मैं आप लोगों को कह रहा था. ये ग्राफ की ना 4 मार्क का क्वेश्चन आता है और 4 मार्क में आपने ना सबसे पहला काम क्या करना है? एक्सेस लेबल करने हैं टी स्क्वायर विद यूनिट्स. ठीक है? तो टी स्क्वायर का होगा सेकेंड स्क्वायर. सो वी विल टेक टी स्क्वायर ऑन द वाई एक्सिस एंड एल ऑन द एक्स एक्सिस. तो ये आपने मार्क कर देना है यहाँ पे. ठीक है? कि हाँ, सो हमारे पास सो वी हैव टू टेक टी स्क्वायर ऑन द वाई एक्सिस. यहाँ पे आप लेबल कर दोगे टी स्क्वायर स्लैश एस स्क्वायर. ठीक है? अगेंस्ट एल ऑन दी एक्स एक्सिस. एक मार्क आपको इस चीज का मिल जाएगा. फिर अगला मार्क होता है
सेकंड मार्क होता है ग्राफ की जो आपने डिविजन्स हैं वो। टी स्क्वायर की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0.58 से लेकर 1.39। समटाइम्स आपको वो ये कह देता होता है कि यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट द एक्सेस फ्रॉम द ओरिजिन। मैं दो ग्राफ्स प्लॉट करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना उसका भी आइडिया हो जाए कि अगर ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट नहीं करते तो फिर कैसे लेना है, और अगर ओरिजिन से कर रहे हैं तो फिर। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी जा रही है 1.39 विच इज ऑलमोस्ट 1.4 तक, ठीक है। तो कीपिंग दिस इन माइंड आपने ना क्या करना है, यू जस्ट हैव टू काउंट द बॉक्सेस कि ये बड़े बड़े बॉक्सेस जो हैं वो कितने हैं। तो ये 2 4, ये 5 6 7 8 9 10, फिर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और ये 10, ठीक है। सो जस्ट हेल्प मी आउट विद दिस स्केलिंग स्टफ। ये आप पहले मार्किंग कर लो, 2 2 4 6 8 एंड 10, फिर 2 4 6 8 and again this one is a 10, 2 4 6 8 और ये 10 and 2 4 6 8 and 10 and लास्ट में 2 4 6 8 and 10, ठीक है। ये हो गए। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं कि ना कितने बॉक्सेस बनते हैं बड़े, डिविजन्स कितनी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है और 1.4 है। तो 1.4 को अगर मैं इन 7 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आता है 0.2। तो मतलब मैंने ये 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मार्क देयर डिविजन्स। ये बात समझ आई है सबको? इसी तरह एक्स एक्सिस पे भी कर लो। तो आई हैव टू zoom it a little small. Okay, so we have 2 4 6 8 10, then 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 10। अब इधर कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही बॉक्सेस हैं इधर भी, ठीक है। तो हमारे पास लेट्स गो अप, ठीक है। यार माउस में से मैं लगा लेता तो बेहतर था, बट अब नहीं लगाया तो खैर। ओके, सो एक्स एक्सिस पे हमने ली थी एल ना, और एल की रीडिंग जो मैक्सिमम जा रही है वो जा रही है आपकी 35 तक। तो 35 डिवाइडेड बाय 7 किया तो मेरे पास आ गया 5, ठीक है। 5 का गैप ले लेना, 5 10 15 20 25 30 और ये आ गया मेरे पास 35। हाँ जी, यहां तक कोई? तो एक और मार्क मुझे मिल गया। 1 मार्क एक्सेस का होता है, 1 मार्क एक्सेस, 1 मार्क होता है स्केल का, 1 मार्क होता है कि पॉइंट सारे ठीक लगाए हो, और 1 मार्क होता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट का, ठीक है। अब हम पॉइंट्स को देख लेते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या बन रहे हैं, ठीक है। सो पॉइंट्स के लिए हमारे पास आ रहा है, ओके। तो पॉइंट, पहला पॉइंट है 15 पे कितनी आ रही है 0.58, तो 15 पे 0.58, 15 ये आ गया, और
किधर गया, 15 पे 0.5 इनके बिटवीन होगा, और ये 0.22 का वो आ जाएगा ना फर्दर। पॉइंट 5 इधर है, 0.52, 54, 56, 58, ये पहला पॉइंट लग गया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, 20 पे 0.79 है, 20 पे 0.79, तो ये 20 है, ये 20 की लाइन है, ये 0.7 की है, 0.8 की ये लाइन है। ठीक है, और इसके ये दरमियान, क्योंकि 0.72468, तो 0.78 और 0.8 के दरमियान में 0.9 आ गया आपको। ठीक है, फिर इससे अगला हमारा आ जाता है यार 25 पे 0.98, 25 पे 0.98, सो ये है जी 25 की लाइन, और ये यहाँ तक 1 है, ये 0.98। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास 30 पे 1.17 और 35 पे 1.39, 30 पे 1.17, 1.17, तो ये लाइन है जी 30 की। आप चाहो तो आप स्केल्स वगैरह यूज कर लो आप लोग। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 9, 10, ये यहाँ पे था 1.2। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अच्छा, तो 1.1 इधर है, 1.17 किधर होगा, ये जाते जाते ये 1.1, 1.12, 14, 16, और ये 17 इधर आ गया, और लास्ट में पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, लास्ट जो पॉइंट था 35 पे 1.39, तो 35 पे 1.39, so 1.3, मतलब 2, 4, 6, 8 और 10, 1.4 उधर है। ठीक है, तो ये 1.3 आ गया, और 1.4 से नीचे। अच्छा, ये आ गया, एक मार्क और मिल गया आपको इफ यू हैव सक्सेसफुली प्लॉटेड ऑल द पॉइंट्स करेक्टली ऑन योर ग्राफ पेपर। अब आपने क्या करना है, नाउ यू हैव टू जॉइन दीज पॉइंट्स टुगेदर, एंड सो you will get a straight line graph for that। ठीक है, तो अब आप इनको सारे पॉइंट्स को दैट इज ओके अगर एक आधा कोई पॉइंट थोड़ा ऊपर भी हो जाता है। ये तो ये स्ट्रेट लाइन, सो एक एक सो दिस इज हाउ ये 4 मार्क की आपकी डिवीजन होती है। ओके, एनी confusion, determine the gradient of your line, show your working and indicate on the graph the values you use। तो एक तो पॉइंट मैं ये ओरिजिन वाला भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे हम लोग ट्राइंगल मेथड शो करना होता है ना, तो आप उसको कोई 2 पॉइंट्स, एक आप बेशक यही वाला ले लो जो आपने पहले कंसिडर किया था, सबसे एंड वाला। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 35 पे 1.39, हाँ, तो ये आ गया 35 पे 1.39, जोन से 2 पॉइंट्स आप लोगे ना, उन पे आपने एक ट्राइंगल ऐसे बना देना होता है एरोज के थ्रू। एक हम ये ले लेते हैं, ये 5 पे, ठीक है, और ये आपने ये ऐसे, बाकी के आप इरेज कर दोगे, सिर्फ जोन से आपने कंसिडर की है ना,
उसमें ये ट्राइंगल मेथड ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये है जी 5 पे 0.2, तो आपने एक पॉइंट आ गया 5 पे 0.2, और दूसरा पॉइंट क्या था 35 पे 1.39, x1 y1 x2 y2, और ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 1.39 माइनस 0.2 ओवर 35 माइनस 5, तो ये किया तो आपके पास ग्रेडियंट निकल आएगा जिसको उसने कैपिटल जी कहा हुआ है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज, बस ठीक है। अच्छा, अगर वो आपसे एट द एंड ये पूछ लेता है कि आप अगर बताओ कि टी स्क्वायर और एल के दरमियान क्या रिलेशन है, तो इनके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, बिकॉज वी गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो इनके दरमियान में रिलेशन क्या है? सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। इससे रिलेशन क्या बनता है? रिलेशन ये है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये चीज है स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, आई होप ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग अब यू शुड बी एबल टू आंसर देम होपफुली। ठीक है, अब ये एक जनरल सा मैंने एक रे वाला भी क्वेश्चन डिस्कस करना था। A student uses pens to locate the image of an object formed by a plane mirror. मैं आप लोगों के साथ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह की एक फाइल भी शेयर करूंगा, वो नोट्स वगैरह को भी गो थ्रू करो। तो इंशाल्लाह let's just ace A star in the exams. Okay, so student uses pens to locate the image of an object formed by a plane mirror. The student places an object pen P in front of the mirror, looks into the mirror and sees an image of the P. Place two more pins W and X in the front of the mirror and adjust their position so that the images of P and pins W and X are exactly in line one behind the other. The position of the pins is shown in figure 3.1. सो अगर आप लोगों के जहन में और भी कोई बेटा क्वेश्चंस हुए जो आप लोगों से नहीं हो रहे हुए, जस्ट मुझे आपने उनकी पिक्चर्स भेज देनी है, तो मैं एक और ऑनलाइन क्लास कर लूंगा, उसमें मैं आप लोगों की क्यूरीज वगैरह भी डिस्कस कर सकता हूँ रिगार्डिंग योर P4 क्वेश्चंस. So the position of the pins is shown in figure 3.1. Without moving the object pin P, the student views the image of P from a different position and repeats the procedure with two more pins Y and Z. ठीक है, ओके. सो आगे अब वो आपसे कह रहा है कि यस, तो ये उसने आपसे कहा है कि विदाउट मूविंग द ऑब्जेक्ट पिन पी. ठीक है, ओके. प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट पिन पी इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो ये जो पी है, ये आपकी जो पिन पी है, दिस इज एक्चुअली योर ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है. लुक्स इनटू द मिरर, और ये आपकी ऑब्जर्वर है. ओके, और उसके बाद वो कहते हैं इमेज ऑफ प्लेस टू मोर पिन्स W and X in front of the mirror and adjust their position so that image of P and W and X are exactly in line. ठीक है, अब वो आपसे कहते हैं कि without moving P, student views the image of P from different and repeats the procedure with two more pins Y and Z. तो Y and Z के साथ इसने दोबारा प्रोसीजर जो है वो रिपीट कर दिया. कहते हैं on figure 3.2 draw a line joining X to W. ठीक है, and continue the line until it hits the mirror. Label the point where the line meets the mirror with the letter A. Repeat this for points Z and Y. Label the point where the line meets the mirror with the letter B.
ठीक है, विद लेटर। सो कह रहे ये जो W और X है ना, इनको ज्वाइन कर दो। नो इश्यूज, आई विल ज्वाइन वो, आई विल शेयर द रिकॉर्डेड लेसन एज वेल। सो ये इन दो पिन्स को ज्वाइन किया, कहते हैं जहां पे ये हिट करेंगी उसको A मार्क कर दो, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए इसी तरह ज्वाइन Y एंड Z। सो आप Y और Z को भी ज्वाइन करो एंड लेबल इसको आप B मार्क कर दो, ठीक है। तो 1 मार्क। जो इंस्ट्रक्शंस वो आपको देगा रे वाले क्वेश्चंस में, तो you have to follow his instructions. On figure 3.2, draw the two incident rays from P that produce the reflected rays that you have drawn on A and B. तो दो इंसिडेंट रेज ड्रॉ करनी है। तो एक इंसिडेंट रे देखो, P ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे ये बन गई हमारी, ठीक है। ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड रे। फिर P को B वाले पॉइंट से ज्वाइन करो, सो ये दूसरी इंसिडेंट रे आ गई। सो वी हैव दीज टू इंसिडेंट रेज नाउ। सो ये इंसिडेंट रेज आ गई। इंसिडेंट रेज बनाने के बाद 1 मार्क 1 मार्क, measure the angle of incidence I of the ray PA। कहते हैं इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो। तो आप ये बात याद रखो कि अगर आपने इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना है तो आपको सबसे पहले इसका नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ये पॉइंट है, ये जो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो ये है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो प्लीज डी का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना है, आप इस पे डी प्लेस कर दोगे, ठीक है। अक्सर ये बच्चों का ना, आप लोगों की एक ये होता है, जब आप डी को प्लेस करते हो ना, आपने ये नॉर्मल के लॉन्ग ये 90 है, यहां पे डी का 0 शुरू होता है, और आप लेट से ये एंगल है जो मेजर करना है। ये जो रीडिंग आती है आपके पास कितनी आई है, मैं आपसे कहता हूं मे बी 56। तो बेटा ये जो 56 है वो ये वाला एंगल है, आपको ये एंगल कहा है। तो आप 90 में से इसको माइनस, मैं एज्यूम कर रहा हूं वैल्यू कि ये वैल्यू हो सकती है, तो आप 90 में से 56 को माइनस कर दो, तो आपके पास ये इंसिडेंट एंगल निकल आना है इसका, ठीक है। तो 90 अज्यूमिंग ये वैल्यू है, तो 90 माइनस 50 वी गेट 34। तो ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल आया। ऑन फिगर 3.2, continue the ray XW and ZY until they meet behind the mirror. This is the position of the image. Label the position of the image with the letter I. अब आपसे कहते हैं कि अब आपने क्या करना है, इनकी पोजिशंस को वेरी कर देना। वो इन दोनों जो रेज है, इन दोनों रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करो, ठीक है। ये सीधी बिल्कुल बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो आपके पास ये दोनों रेज जो है
ये मीट करेंगी इधर, ठीक है, और ये इमेजिनरी रेज है बेसिकली। तो ये आपकी इमेज का पॉइंट बन गया, और इमेज का ऑब्जेक्ट से, वो मिरर से जो डिस्टेंस होता है और ऑब्जेक्ट का जो मिरर से डिस्टेंस होता है, दैट शुड बी एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो ये चीज है, ये भी हो गया। A student says that distance of object P from mirror is equal to distance of image I from the mirror. Measure and record the object distance and the image distance from figure 3.2. Give the unit of your answer. तो आपने स्केल से ये वाला डिस्टेंस निकाल लेना है, ठीक है। सो ये डिस्टेंस निकाल लो, ये इमेज का डिस्टेंस v कह देता हूं, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u कह देता हूं, ठीक है। और लेट्स से ये दोनों रीडिंग्स मैंने मेजर कर ली, 5.8 आ गई है, 5.7। स्टेट गिविंग अ रीजन वेदर योर रिजल्ट्स, अगर तो दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब है उसकी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आपकी एक रीडिंग 5.8 आती है, दूसरी लेट्स से 5.2, मतलब कितना एरर का डिफरेंस होगा, तो हम उसको करेक्ट नहीं कंसिडर करते। अगर इनका जो डिफरेंस है 5.8 माइनस 5.2 डिवाइडेड बाय कोई एक ओरिजिनल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100, तो अगर तो आपका ये जो परसेंटेज एरर है ना, अगर ये 10% या 10% से कम आता है, तो फिर उसकी स्टेटमेंट करेक्ट है, अदरवाइज उसकी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो 5.8 माइनस 5.2 इज 5.6, तो 5.6 over 5.2, what do we get? Oh, sorry, 5.6 over 5.8 into 100, तो ये मेरे पास 5.8 माइनस कितना आता है सर 0.2। 0.6 ले गए। हाँ, और आंसर कितना आ रहा है? 3.44% आ रहा है, which is less than 10% ना। तो स्टेटमेंट is correct as percentage error in both the readings %10। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, कोई अगर है क्वेश्चन है, प्लीज पूछ लो मुझे। आपने कहा था डाइवर्जिंग लेंस का एक दफा दोबारा बता दूं, तो वो मैं डाइवर्जिंग लेंस का आप लोगों को एक दफा दोबारा से बता देता हूँ रे डायग्राम वगैरह के लिए, कि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, और डाइवर्जिंग लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, ठीक है। दोनों तरफ आपके पास फोकल पॉइंट होता है, ठीक है। और अगर लेट्स से अगर आप ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस, अच्छा ऑब्जेक्ट इधर प्लेस कर देते हो, तो दो रेस कौन कौन सी होंगी? एक रे विच इज पैरेलल टू द एक्सिस, और वो बाद में पिछले फोकल पॉइंट से गुजर जाती है, वो रे डाइवर्ज हो रही है। और दूसरी रे फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट पास इट थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस, जहां पे ये मीट करती है, ये आपकी इमेज की पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ यू ड्रॉ द इमेज फॉर अ डाइवर्जिंग लेंस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। देखो P4 के लिए आप लोगों में से सब मुझसे पूछ भी रहे थे, बेटा नोट्स की बजाय इसके ईयरली प्रैक्टिस करो जितने मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। ईयरली करो, उसमें ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 बहुत जनरल सा होता है, उसमें यूजुअली वो पूछ लेते हैं कि ये एरर रीडिंग्स जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर क्यों दिया है, क्योंकि जब आप एवरेज ले रहे हो जिन रीडिंग्स का, तो अगर वो ही तीनों रीडिंग्स 2 सिग्निफिकेंट में है, तो आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। फिर वो आपसे
छोटी छोटी चीजें वो आपसे पूछ लेता होता है कि अगर मैंने एक बीकर में वॉल्यूम है और मैंने ये वो जो वाटर है, बीकर में जो वाटर मैंने ट्रांसफर किया था, मैंने एक मेजरिंग सिलेंडर से किया था, तो कहता है बताओ क्या चांस एरर है। एरर ये हो सकता है कि सम पार्ट ऑफ द वाटर इज लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर। जब आप ट्रांसफर करते हो तो कुछ पानी सिलेंडर की साइड्स पे लगा रह जाता है ना, तो विच मीन्स कि आपकी जो वाटर के वॉल्यूम की रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं है, ये एरर है आपका उसमें। ठीक है, तो इस किस्म के क्वेश्चंस जो है वो आपसे जनरल नॉलेज टाइप जो है वो चीजें आपसे वो पूछेगा। थर्मामीटर जो है वो आपका बेस को टच क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी भी थर्मामीटर बेस को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बीकर को सरफेस पे किया हुआ है तो वो उसका टेम्परेचर भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एक प्रिकॉशनरी होती है कि जो थर्मामीटर होता है दैट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड अबव द सरफेस ऑफ द बीकर। बाकी व्हेन यू आर टेकिंग द रीडिंग्स फ्रॉम अ मेजरिंग सिलेंडर, तो लोअर मेनिस्कस की रीडिंग को रीड करते हो या फिर आप अपर मेनिस्कस वाली जो रीडिंग है वो रीडिंग देखते हो। ठीक है, तो ये लोअर मेनिस्कस, ये अपर मेनिस्कस। फिर अगर आप थर्मामीटर से कोई रीडिंग लेते हो और अगर आप हीट कर रहे हो किसी चीज को, तो हम लोग कुछ देर वेट क्यों करते हैं? वेट हम इसलिए भी करते हैं ताकि हीट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वाटर में एंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिकम्स यूनिफॉर्म। ठीक है, सो वी कैन बी यूज अ ब्यूरेट और अ पिपेट। हाँ, पिपेट जो होते हैं इट कैन ओनली मेजर अप टिल 25 cm क्यूब। तो अगर आपने 100 cm क्यूब वाटर का करना है तो आप यू कैन यूज, अगर ब्यूरेट की रीडिंग 100 तक की दे रहा है तो यू कैन यूज दैट ब्यूरेट। ठीक है, मगर पिपेट की तो है वो 25 cm क्यूब तक की आपकी होती है। बाकी जब आप कोई हीट करते हो किसी लिक्विड को तो हमेशा उसको स्टर कर दो। स्टर हम क्यों करते हैं? ताकि हीट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर जो टेम्परेचर है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड बिकम्स यूनिफॉर्म। लिक्विड इज यूनिफॉर्म। हाँ जी, जी बेटा, ये समझ आई है आज की क्लास वगैरह में? आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गई हैं चीजें। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लो। बाकी आप लोग अब पास पेपर्स की